ओके बच्चा बड़ी वी विल स्टार्ट विथ रेडियो एक्टिविटी। ओके रेडियो एक्टिविटी में भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा कि दो आपके डीकेस क्या क्या है, गामा डीके है, अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव डीके है और बीटा डीके है। ठीक है ओके सो आपका भाई साहब हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड, तो अल्फा डीके में हमने क्या देखा भाई साहब, हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड, मतलब आपका ये एमिट होगा किसमें, अल्फा पार्टिकल में, तो आपका एटॉमिक नंबर भाई साहब 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर भाई साहब आपका। ठीक है सो दिस इज व्हाट द डॉटर न्यूक्लियस विल बी। बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन आर एमिटेड इन बीटा डीके। तो अगर आपका भाई साहब बीटा नेगेटिव डीके है, बीटा नेगेटिव डीके है तो आपका क्या निकलेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। ठीक है और अगर बीटा पॉजिटिव डीके है सो देन इट विल बी बेसिकली अ पोस्ट्रॉन दैट विल बी इमिटेड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये कहां से निकल रहा है, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या कन्वर्जन हो रहा है, प्रोटॉन आपका कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन प्लस पोस्ट्रॉन में। ठीक है पोस्ट्रॉन में प्लस आपका न्यूट्रिनो। ठीक है ओके तो ये हो गया आपका बीटा डीके का मामला। गामा डीके, फोटॉन्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर एमिटेड, ये न्यूक्लियस का अंदरूनी मामला है। यहाँ पे जो भी हायर एनर्जी वाले न्यूक्लियस है वो भाई साहब जब लोअर में ड्रॉप होते हैं तो देन दैट इज इमिटेड। ठीक है फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। चार तरीके की रेडियो एक्टिविटी है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है ये चार तरीके की रेडियो एक्टिविटीज हम देखेंगे। ठीक है व्हाट आर दीज फोर टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटीज। ओके अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे का भाई साहब जो प्रॉपर्टीज है वो पहले देखना जरूरी है। ठीक है तो आपका अल्फा पार्टिकल मतलब आपका नेचर क्या हो जाएगा, जैसे अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है ये, और क्या है भाई साहब, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी मिनिमम, this has got the minimum penetrating power, ionizing power 100 times more than that of beta particles। इनकी ionizing power इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई साहब ऑब्वियसली दे आर कैरिंग अ चार्ज। ठीक है ये आपका चार्ज कैरी कर रहा है, हीलियम 2 प्लस है, तो आयनाइजिंग पावर इज 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल्स। क्या है बीटा नेगेटिव, क्या है बीटा पॉजिटिव, आयनाइजिंग पावर इतना है। चार्ज इसका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल मींस 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट विल बी 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम। वेलोसिटी 1.4 into 10 raised to 7 से लेकर 2.2 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड है, बहुत क्लोज आ रहा है आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है रेस्ट मास आपका भाई साहब कितना है, रेस्ट मास इज 6.6 into 10 raised to minus 27 kg। ये कहां से आया भाई, सिंपल है ना, आप यहाँ पे 4 है ना, एक का कितना होता है 1.6 into 10 raised to minus 27, इसी को भाई साहब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या न्यूक्लियस है आपके, 4 न्यूक्लियस है ना, एक का कितना होता है 1.6 into 10 raised to minus 27, इसको मतलब करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। 1.67 के आगे लेकर जाएंगे अगर हम, यहाँ पे देखो 1664 आ रहा है ना, 6.4 अप्रोक्सीमेटली 6.6 तक आ जाएगा, 1.67 अगर अपन लेंगे। ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली आपका इतना आ जाएगा। ठीक है क्लियर है ओके बीटा पार्टिकल बेसिकली आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, नेचर 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल, इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। ठीक है 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ गामा पार्टिकल। आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर जो है इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है। आयनाइजिंग पावर गामा पार्टिकल का क्या ही होगा, वो खुद ही न्यूट्रल है, वो क्या ही आयनाइज करेगा। ठीक है हाँ ऐसा हो सकता है कि गामा पार्टिकल बहुत जोर से आया, किसी चार्ज पार्टिकल को उसने भगा दिया, ठोकर मार के भगा दिया, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड नहीं है, समझ में आ रहा है। गामा पार्टिकल न्यूट्रल है अपने आप में, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, सामने कोई प्रोटॉन आ गया तो उसको भगा दिया, इसने टक्कर मार के इसको भगा दिया, तो अभी जब ये प्रोटॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अकॉर्डिंगली एटम में एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है लेकिन ये जो है इसका मिनिमम है। ठीक है दिस इज बेसिकली मिनिमम आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की गामा पार्टिकल से ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से बीटा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है ओके चार्ज, इसका चार्ज भाई साहब बीटा पार्टिकल का -1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, इसका तो जीरो है, वी ऑल नो दिस। ठीक है हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके गामा पार्टिकल्स। ठीक है ओके अभी यहाँ पे देखो भाई साहब वेलोसिटी कितनी होगी, 1% to 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका भाई साहब कितना है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, इसका 1 से ऑलमोस्ट 99 टक्का तक इसका वेलोसिटी आता है, मतलब वेरी मच कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका रेस्ट मास कितना हो जाएगा, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, which is basically the mass of an electron। ठीक है और इसका भाई साहब अगर आप गामा रेस का देखोगे, चार्ज ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। गामा रेस का स्पीड सबसे ज्यादा है, इसका स्पीड क्या है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका स्पीड क्या है, 1 to 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट,
और इसका स्पीड काफी कम है, मतलब एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? गामा पार्टिकल की। सबसे ज्यादा चार्ज किसका? अल्फा पार्टिकल का। सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसका? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा चार्ज आयनाइजिंग पावर इज 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का भाई साहब सबसे ज्यादा चार्ज। सबसे ज्यादा चार्ज भी किसका होगा भाई साहब? अल्फा पार्टिकल। जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका आयनाइजिंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसका यहाँ पे मिनिमम बोल रहे हैं, जीरो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि गामा पार्टिकल तो भाई साहब आपका चार्जलेस है, वो कहां से आयनाइज करेगा? हाँ, लेकिन उसकी वेलोसिटी से भी वो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को चटक सकता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं मिनिमम। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं मिनिमम। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बेसिकली क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा तो अपन ने देख लिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कब निकलता है भाई साहब? जब आपके स्टेबिलिटी कर्व के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें अल्फा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल भाई साहब किसमें होता है? ऊपर वाले में बीटा नेगेटिव, नीचे वाले में बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और आपका बीटा पॉजिटिव में आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन में। ठीक है, ओके। Now, what is electron capture? There are few nuclides in which n by z या n by p हम बोल सकते हैं, neutron upon proton ratio is too small for stability, but beta emission is not energetically possible. यहाँ पे वैसा beta emission possible नहीं है। Such nuclides can capture an orbital electron, usually in the K shell, and a proton in the nucleus can combine to form a neutron. तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रही है। यहाँ पे आपका n बाई इज टू स्मॉल, n बाई जो z रेशियो है वो बहुत स्मॉल है, इट्स वेरी लेस। ठीक है, इज टू स्मॉल फॉर स्टेबिलिटी, बट बीटा एमिशन इज नॉट एनर्जेटिकली पॉसिबल। अभी बीटा प्लस एमिशन क्या होता है? व्हाट इज बीटा प्लस डीके? यहाँ पे आपका क्या कन्वर्ट हो रहा है? किसमें? बीटा प्लस में क्या कन्वर्ट हो रहा है? किसमें? हाँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन और पॉइस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी लगती है इसके लिए, तो ये एमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इस n बाई जेड, मतलब ये n बाई पी रेशियो हो गया ना, ये बहुत कम है। दिस रेशियो इज वेरी लेस, तो इसको अगर बढ़ाना है, बट बीटा एमिशन इज नॉट एनर्जेटिकली पॉसिबल। सच न्यूक्लियस कैन कैप्चर एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यूजुअली इन द के शेल, एंड अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियस एक खुद का इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और एक खुद के प्रोटॉन को कंबाइन करके क्या बन रहा है? न्यूट्रॉन बन रहा है। ठीक है, एंड अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो, और एक न्यूट्रिनो बन रहा है। द न्यूट्रॉन रिमाइंस इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूट्रॉन इज एमिटेड। तो ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है भाई साहब? दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द के शेल। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो के शेल से आ रहा है, और ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन भाई साहब इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में ये है। ये दोनों कंबाइन करके एक न्यूट्रॉन बन रहे हैं और न्यूट्रिनो और एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या नहीं समझा? यहाँ पे आपका एक प्रोटॉन है, ये एक एक एटम है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऐसे जा रहे हैं। नाउ अगर आपका इस टाइप का एमिशन है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है उसमें होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन कैप्चर करके, ठीक है, तो अपने खुद का इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करके वैसा प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? न्यूट्रॉन बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन आपका क्या बन रहा है? न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो जैसे आपका देखो यहाँ पे, अभी देखो अगर ऐसा हो रहा होगा तो किसमें चेंज आएगा? आपका एक भाई साहब प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन चला गया, किसमें चला गया? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ लो x एक a है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे a तो वही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी द सेम। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रॉन एक ज्यादा बढ़ गया, लेकिन प्रोटॉन एक कम हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी सेम, which means that the atomic number is going to remain, the atomic mass number is going to remain the same, the atomic number is going to reduce by 1। ठीक है, प्लस आपका भाई साहब ये Q हो गया, दिस इज द एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर आप देखोगे भाई साहब वेयर Q क्या हो जाएगा भाई साहब? Q इज मास ऑफ दिस पेरेंट एलिमेंट माइनस मास ऑफ दिस एलिमेंट इनटू C का स्क्वायर। ये हो गया आपका मास डिफेक्ट, है ना? ये हो गया आपका पेरेंट एलिमेंट मास ऑफ ZXA
माइनस मास ऑफ z माइनस वन बाई ए इंटू भाई साहब सी का स्क्वायर, ये हो गया मास डिफेक्ट, ठीक है, ओके, जिसको न्यूक्लियर मास भी बोलेंगे। आफ्टर एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर अ वेकेंसी इज क्रिएटेड इन द एटॉमिक शेल, के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया गया है, तो क्या भाई साहब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि के शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, एक आपने कैप्चर कर लिया तो अभी एक ही बचा, ठीक है, सो देयर इज अ वैकेंसी व्हिच इज क्रिएटेड इन द एटॉमिक शेल एंड हेंस एक्स रेज आर एमिटेड, और इसके चलते क्या एमिट होगा भाई साहब, एक्स रे एमिट होगी, ठीक है, एक्स रे भी आपका रेडियो एक्टिव रे है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कैप्चर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, ये आपका गैलेक्सी में जो न्यूट्रॉन स्टार बनता है इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो एक्स रे यहाँ से एमिट होती है, एक्स रे मतलब किसी न्यूक्लियस के प्रोटॉन ने किसी नियर बाई इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से एक्स रे एमिट होती है, ठीक है, ओके। गामा डीके, nucleus has energy levels just like energy levels in atoms, the gamma decay can be represented as, तो गामा डीके में भाई साहब हो क्या रहा है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई ना एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज होगा, so it will be the same, the daughter nucleus will have the same atomic number and the same mass number, just gamma photon will be exhibited, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो हायर एनर्जी के न्यूक्लियस हैं वो लोअर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और गामा रे फोटोन एमिट हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हैज एनर्जी लेवल्स जस्ट लाइक एनर्जी लेवल्स इन द एटम, न्यूक्लियस के उतने ही एनर्जी लेवल्स हैं जितने एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर अल्फा डीके और अ बीटा डीके द डॉटर न्यूक्लियस इज यूजुअली इन एन एक्साइटेड स्टेट, तो डॉटर न्यूक्लियस भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में होगा अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद, द डॉटर न्यूक्लियस रिएक्शन द ग्राउंड स्टेट by a single transition or sometimes by successive transition by emitting one or more gamma rays, तो ज्यादा करके आपके देखो अल्फा डीके में और बीटा डीके में आपका एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी भाई साहब एटम को एक्साइटेड स्टेट में ला देता है, जिसकी वजह से गामा फोटॉन्स एमिट होते हैं, क्योंकि गामा में हो क्या रहा है, न्यूक्लियस का जो ऐसे जगह है जहां पे कुछ ऐसे न्यूक्लियस है जो हायर एनर्जी में, वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं एंड व्हाइल दे कम बैक दे रिलीज गामा रेज, ठीक है, ओके। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इनिशियली मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड emits 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 पॉइस्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये भाई साहब 3 अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, 2 पॉइस्ट्रॉन्स, the ratio of number of neutrons to that of protons in the final nucleus will be, atomic number 12 और z भाई साहब कितना हो गया एटॉमिक, ये आपका एटॉमिक मास नंबर हो गया एंड विथ 3 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, तो 3 अल्फा पार्टिकल्स मतलब कितने कम हो जाएंगे, देखो 4 2he इंटू 3 कर दो, मतलब आपका एटॉमिक नंबर भाई साहब कितने से कम हो जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12 से, और एटॉमिक मास नंबर कितने से कम हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक मास नंबर 12 से कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू 2 6 है ना, और क्या है भाई साहब 3, तो इतना कम हो गया, 3 अल्फा पार्टिकल से इतना कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 अल्फा पार्टिकल, तो आपका भाई साहब अगर ये लेट्स से x है और ये a है और ये z है, तो आफ्टर 3 अल्फा पार्टिकल्स दिस विल रिड्यूस टू y दैट इज a माइनस 12 और z माइनस 6, अभी भाई साहब 2 पॉइस्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 पॉइस्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर निकल रहा हो तो एटॉमिक नंबर भाई साहब घटेगा, क्योंकि पॉइस्ट्रॉन कब निकलता है, जब प्रोटॉन भाई साहब कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन जब आपका कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल दिस बी, आपका यहाँ पे z हो गया, तो z माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया z माइनस 6 माइनस 2, ओके। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो, यहाँ पे आपका a माइनस 12 है और ये z माइनस 6 माइनस 2 है, अभी आपका ये फाइनल हो गया a माइनस 12 और z माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट में, अगर समझ लो भाई साहब ये होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे a माइनस z, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे a माइनस 12 माइनस z माइनस 6 माइनस 2, तो ये हो गया भाई साहब a माइनस 12 माइनस z माइनस 8, तो ये हो गया a माइनस 12 माइनस z प्लस 8, तो ये हो गया a माइनस z माइनस 4, a माइनस z माइनस 4, ठीक है, ओके। और आपका भाई साहब ये कितना हो गया बोलो z माइनस 8, तो आपका नंबर रेशियो क्या हो जाएगा a माइनस z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। नाउ लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, रेडियो एक्टिविटी भाई साहब आपका क्या है, एक रैंडम प्रोसेस, दिस इज अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है, रैंडम प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम प्रोसेस, जो अपने आप ही होता है, ठीक है, तो अपने आप होता है क्योंकि जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके एटम्स अनस्टेबल हैं, सो इट इज अ रैंडम प्रोसेस, अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डीके एट एनी टाइम बिटवीन
टाइम t is equal to 0 to time t is equal to infinite. ठीक है, okay. It is impossible to predict when a particular nucleus will decay or disintegrate. कभी ये डीके या डिसइंटीग्रेट होगा, इसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होगा। ठीक है, तो अगर समझ लो आपका कहीं भी यूरेनियम है तो उसका डीके होगा ही होगा, लेकिन कब और कैसे और कितना ये हम सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते कि अभी डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। तो जहां पे भी ऐसे साइट्स होते हैं जहां पे कहीं न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ हो, जैसे शर्नोबिल हो गया रशिया में, वो पूरे जगह को ही हम बैन कर देते हैं फॉर पब्लिक एंट्री, क्योंकि वहां पे कभी भी डीके हो सकता है, और वो डीके अगर रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर आता है, इट कैन कॉज सिवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, Rutherford and Soddy conducted experiments on different kinds of nuclei and gave a statistical law. When there is a large number of nuclei, rate of decay or disintegration is directly proportional to the number of nuclei in the sample. इसको लिख लीजिए भाई साहब, Rutherford Soddy law है। जब बहुत सारे न्यूक्ली हैं, बहुत ज्यादा, rate of decay or disintegration is directly proportional to the number of nuclei in the sample. Done, done. When there is a large number of nuclei, the rate of decay or disintegration is directly proportional to the number of nuclei in the sample. Okay. Radioactive law, okay, rate of disintegration of atoms at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that instant. उस instant पे कितने atoms present है, ठीक है, मतलब आप ये time t is equal to 0 नहीं, rate of disintegration किसी भी instant पे is directly proportional to the number of atoms present at that instant. उस instant पे कितने atoms present है, ठीक है। Activity, number of disintegration, तो dn by dt will be equal to lambda into n. ये जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे समझ लो t इज इक्वल टू 0। देखो हम तीन यहाँ पे एक टाइम निकाल लें, टाइम t इज इक्वल टू 0 है और लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू t है। इस दौरान डिसइंटीग्रेशन हुआ है, लेकिन एट टाइम t द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज n। एट टाइम t द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज n। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट dn by dt एट टाइम t विल बी इक्वल टू n lambda n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो dn by dt that is rate of disintegration at time t is directly proportional to the number of atoms present at time t। ठीक है, ये टाइम t में इतने एटम्स बचे हैं, बाकी कुछ डिसइंटीग्रेट हो गए। लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने एटम्स थे, n नॉट। लेट्स से अभी एट टाइम t इज इक्वल टू t पे कितने एटम्स बचे हैं, n। तो आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा वो इस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं dn by dt इज इक्वल टू k या लैम्डा इंटू n। ये आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। So wherein is the total number of nuclei, that is lambda is the decay constant or disintegration constant, which depends on the nature of the element. So dn by dt will be directly proportional to n। ठीक है, तो dn by dt को हम भाई साहब यहाँ पे माइनस लैम्डा n लिख सकते हैं। क्यों भाई माइनस लैम्डा n? यहाँ पे देखो मॉड अगर लेंगे dn by dt तो लैम्डा n होगा, मॉड अगर हटा देंगे तो dn by dt विल बी माइनस लैम्डा n। रीजन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना भाई साहब, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, है ना, ये अभी है इतना, इसके बाद और कम हो जाएगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द रेट ऑफ डीके कांस्टेंट इज इंक्रीजिंग, ओके। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज टाइम इंक्रीजेस एन डिक्रीजेस, जैसे जैसे वैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा एंड नंबर ऑफ एटम्स विल डिक्रीज। n is equal to number of moles into Na। number of moles क्या होते हैं भाई साहब, mass of the substance upon molar mass into Na, that is number of atoms क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, तो हम भाई साहब कैसे निकालेंगे, या समझ लो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 64 अपॉन 32 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू 23। मतलब क्या हो गया देखो,
मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, ये होगा ना नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई साहब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो भाई साहब 64 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे, 32/64 इंटू Na, ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो यूनिट ऑफ लैम्डा इज पर सेकेंड। If Nt is the number of atoms at any instant t and N0 is the number of atoms at t is equal to 0, then Nt will be equal to N0 into E exponential raised to minus lambda t। इसको लिख लीजिए भाई साहब, Nt is the number of atoms at any instant, कोई भी इंस्टेंट पे अगर Nt है, ठीक है, और N0 कब था भाई साहब, जब t is equal to 0 था, ठीक है, तो दिस विल बी E minus lambda t। Nt is equal to N not E minus lambda t, एक्चुअली लॉग फंक्शन से ये आ रहा है। डन डन। तो भाई साहब आपका क्या क्या हो गया, देखो यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पे आपका dn by dt दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, सो dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। अगर हम इसको मॉड वैल्यू ले रहे हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है, क्लियर है। और क्या है भाई साहब आपका n t, लेट से आपका रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स है टाइम t, ठीक है, और लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था आपका, n0 था, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, t n by dt, n इज इक्वल टू n0 e minus lambda t, ठीक है, nt, ठीक है, the number of atoms at time t will be equal to number of atoms at time t is equal to 0 e minus lambda t, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। फ्रॉम द डीके लॉ dn by dt is equal to minus lambda n, तो dn by n कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा dt, देखो यहाँ पे dn by dt भाई साहब कितना है, माइनस लैम्डा n, इस n को भाई साहब इधर लाओ, तो ये हो गया आपका dn by n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। इसको इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, इंटीग्रेट दिस, ठीक है, सो यहाँ पे आपका n नॉट से कहां तक जा रहे हैं भाई साहब, n t तक, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब कहां से कहां तक जा रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 से t तक, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका log n t, ये हो गया log d by dx, नहीं है ना, d by dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, तो बाय इंटीग्रेटिंग आपका log n, ठीक है, बिटवीन एन टी एन जीरो, और ये हो गया माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पे log एन टी माइनस log एन जीरो विच विल बी हाउ मच, log एन टी अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ओके, अभी देखो क्या ये समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे आपका एन टी एन बाई डी टी ये किसके बराबर है, माइनस लैम्डा एन के, अगर हमने इसको इधर लिया डी एन बाई एन, ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर, तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू क्या थी भाई साहब, n0 थी, ठीक है, और टाइम t पे आपका n का वैल्यू कितना है भाई साहब, nt है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हम यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कहां से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भाई साहब कितना रहेगा, n0, और ये nt, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू t तक, ठीक है, dx by x आपका कितना होता है, dx by x इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका log x, क्योंकि d by dx ऑफ log x इज इक्वल टू दिस, ध्यान रहे यहाँ पे बेस e होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log बेस e n, और बिटवीन द लिमिट्स ऑफ एन टी एंड एन जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस लैम्डा टी बिटवीन द लिमिट्स ऑफ टी एंड जीरो, ठीक है, इसको कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा log बेस ई एन टी माइनस log बेस ई एन जीरो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी माइनस जीरो, ठीक है, अभी log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई बी, log बेस ई एन टी बाई एन जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा टी, क्लियर, ओके। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं, देखो log 10 बेस 1000 ये कितना होता है 3 ना, ठीक है, तो इसी को अगर हमको कन्वर्ट करके लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000, है ना, तो इसको भी वैसा, अगर e यहाँ पे है, देखो ये 10 है, 10 क्यूब, तो e और ये माइनस लैम्डा टी, e माइनस लैम्डा टी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1000, दैट इज 10 t बाई
एन जीरो, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब एन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम इज इक्वल टू जीरो इंटू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, क्लियर है। अगर हमने लिमिट्स लिया भाई साहब यहाँ पे इतना हो जाएगा, सो एन टी विल बी इक्वल टू एन नॉट माइनस लैम्डा टी। तो आपका देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस, यहाँ पे एन नॉट और ये हो गया आपका भाई साहब टाइम टी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड मतलब जो बचे हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड को अगर हमने प्लॉट किया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, नंबर ऑफ न्यूक्ली, ठीक है, अनडिकेड अगर हमारा आपका एन नॉट है और विथ टाइम टी है, ठीक है, विथ टाइम टी, यहाँ पे जब कांस्टेंट पे हम अचीव हो जाते हैं तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डिकेड होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमने log NO को प्लॉट किया है किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है, log NO को, तो दिस विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग क्यों है, आपका उस तरफ कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना भाई साहब, ठीक है, so it will be a decreasing function. This shows that radioactive nuclei decreases exponentially with time. तो आपके टाइम के साथ साथ भाई साहब रेडियोएक्टिव न्यूक्ली डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। Decay rate is also called activity, A और R that will be dN by dt that will be equal to lambda n. अगर इस मॉड को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब डीके रेट, तो डीके रेट बेसिकली आपका डीके रेट इज, अभी देखो ये लैम्डा एन है, ठीक है, लैम्डा एन मतलब लैम्डा एन टी हो गया ना भाई साहब, और एन टी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी निकाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा, ये हो गया लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ये हो गया भाई साहब आपका डीके रेट, ठीक है। डीके रेट मतलब आप इसको आर भी लिख सकते हैं या डी एन बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब ये हो गया डीके रेट, तो दिस विल बी इक्वल टू, अभी आप इस लैम्डा नॉट को ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए दैट इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू ए नॉट और आर विल बी इक्वल टू आर नॉट इनटू ई, whose R naught or A naught is state of decay or activity at time is equal to 0 and R or A is the rate of decay at time t is equal to t, ठीक है। तो N naught भाई साहब आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ undecayed atoms at time t is equal to 0। इसी तरह से A naught भाई साहब क्या हो जाएगी, A naught और R naught दोनों भी, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी रेट या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, इसको अपन भाई साहब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं एट टी इज इक्वल टू 0, और ए और आर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी रेट और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 नहीं, एट टाइम टी, ठीक है। SI unit of activity is becquerel, BQ, and other units are cubic, Rutherford, and so. तो आपका भाई साहब 1 becquerel is equal to 1 atom disintegrating per second. ये एक एटम का डिसइंटीग्रेशन है। 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. ठीक है, एक एटम का डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 cubic is basically to 10 raised to 6 disintegrations per second. तो हम यहाँ पे वैसे क्या बोल सकते हैं, 1 cubic is equal to 10 raised to 6 becquerel, ऐसा भी बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, 10 raised to 6, okay. 1 Rutherford is equal to 3.7 into 10 raised to 6 disintegrations per second. तो यहाँ पे भाई साहब 1 Rutherford is equal to 3.7 into 10 raised to 6 becquerel. Are we clear on this? Okay. एन नॉट बाई एन टी हो गया इतना भाई साहब, लॉग एन नॉट बाई एन टी हो गया लैम्डा टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, ऐसे देख लो इसको, आपका यहाँ पे एन टी कितना आया था, एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, समझ में आ रहा है भाई साहब, एन टी की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन नॉट बाई ई लैम्डा टी, इसको भाई साहब नीचे लाओगे तो ये हो गया एन टी, है कि नहीं। अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे एन नॉट, तो ये इसको इधर लेकर जाओ, ई लैम्डा टी विल बी इक्वल टू एन नॉट बाई एन टी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग बेस ई लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई एन नॉट, या लॉग बेस 10 ले लो यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे, चलिए ऐसे ले लेते, पहले लॉग बेस ई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लॉग बेस ई लेंगे तो लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई एन नॉट बाई एन टी। अभी जब भी आप लॉग बेस ई को कन्वर्ट करते हैं
लॉग बेस 10 में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, ये हो गया लॉग बेस 10 n नॉट बाई एन टी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। ठीक है, ये हो गया आपका लॉग बेस लैम्डा टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 n नॉट बाई एन टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। क्योंकि जब भी आप लॉग बेस ई को किसमें कन्वर्ट करते हैं लॉग 10 में, तो आपका 2.303 लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी, अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई टी के बराबर हो गई, तो इसमें कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी। अगर ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो इधर 1 आ गया भाई साहब। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो लॉग बेस ई एन नॉट बाई एन टी, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा भाई साहब लॉग बेस 10, अगर 1000 है, इसको अपन क्या लिखते हैं 3, तो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिखते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e रेज टू 1 इज इक्वल टू n नॉट बाई एन टी, ऐसा लिखेंगे भाई साहब, या e इज इक्वल टू n नॉट बाई एन टी। इस एन टी को इधर ले लो, तो एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी n नॉट बाई ई, है कि नहीं? एन टी की वैल्यू हो गई n नॉट बाई ई, एन टी की वैल्यू, डीके कांस्टेंट लैम्डा इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, तो इसी तरह से हम भाई साहब डीके कांस्टेंट लैम्डा is defined as the reciprocal of the time in which the number of nuclei left is 1 by e times of the number of nuclei at time t is equal to 0। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका डीके कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अगर हम भाई साहब करते हैं यहाँ पे एन टी बाई एन ओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई, अभी एन टी बाई एन ओ, यहाँ पे इसको डिराइव कर सकते हैं भाई साहब, कैसे करेंगे बताइए, एन टी बाई एन ओ इतना कैसे आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स टी बाई टी। फिर इसको, क्योंकि आपने यहाँ तक टाइम पीरियड नहीं पढ़ा है, तो लेट्स लीव दिस डेरिवेशन एज ऑफ नाउ, लेकिन यहाँ तक समझ में आया, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई। ओके, वेयर टी इज हाफ लाइफ पीरियड, अभी आपका भाई साहब हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू डिसअपियर, भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम टू डिसअपियर कंप्लीटली, so it is useful to speak about half life period, मतलब कितने दिन में उसका आधा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें, तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, मतलब ये हो गया आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, आपका जो एन टी है वो हाफ ऑफ एन नॉट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें आ जाइए भाई साहब, इफ यू कम टू दिस वन, आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आता है, दिस वॉज एन टी, एन टी मतलब हो गया आपका एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन टी बाई एन नॉट अगर हम करेंगे तो 1 बाई 2 टी बाई टी आ जाएगा, मतलब आपका एन टी बाई एन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 टी बाई टी। ठीक है, दिस विल बी 1 बाई 2, ये टाइम कितना है आपका, ये दिस टाइम इज बेसिकली corresponding to this number of atoms which are left and this time is the half life period, ये आपका half life period है। ठीक है, in an exothermic reaction the binding energies of the reactants and products are E1 and E2 respectively, then exothermic है भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स है, और ऑब्वियसली भाई साहब एक्सोथर्मिक है, तो क्यू आपका निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज E2, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज E1। तो आप बताइए भाई साहब कौन सा प्रॉपर बढ़ेगा, प्रोडक्ट का E1 है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स का E1 है, प्रोडक्ट्स का E2 है, और भाई साहब एक्सोथर्मिक है, तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो क्या इक्वेशन बैठेगा तन्वी, कितना होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन 1, E1 इज लेस देन E2, बोलिए कौन सा होगा। अरे देखो ना इक्वेशन, ये एनर्जी कहां से आएगी भाई साहब, ये एनर्जी इन दोनों में बढ़ रही है ना भाई साहब, E2 प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका E2 ग्रेटर देन E1 होगा ना, E2 पर E1 विल बी ग्रेटर देन E2 ना, ठीक है, E1 विल बी ग्रेटर देन E2, नहीं ऑप्शन 1 कैसे हो गया भाई साहब, हाँ बाइंडिंग एनर्जी है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, ओके, ये आपका एनर्जी नहीं है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी है। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि पी आपका स्टेबल ज्यादा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है तो आपका ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब कम हो जाएगा। ठीक है, क्या ही समझ में आ रहा है? अगर जो भी चीज देखो यहाँ पे आर और पी और क्यू तो आपका एनर्जी है भाई साहब, लेट्स से, ठीक है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली पी इज मोर स्टेबल, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा भाई साहब आपका कम एनर्जी होगा, सो ऑब्वियसली ई टू विल बी ग्रेटर देन ई वन। ठीक है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर, ये क्या हो जाएगा बोलो फटाफट। ओके, लॉ ऑफ रेडिएटिव, तो आपका लेट इन टाइम डी टी, ठीक है, डी एन न्यूक्लियर डीकेस, तो रेट ऑफ डीके कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस डी एन बाई डी टी। द रीजन वाई वी आर पुटिंग नेगेटिव, बहुत हंसी आ रही है, एनी रीजन? माइनस डी एन बाई डी टी, ये रीजन, रीजन क्या है, मतलब मेरे से गलती हुई, ये रीजन है, ऑब्वियसली वही रीजन है। आपकी गलतियों पे मैं हंसने लगा तो आप बैठ नहीं पाएंगे यहाँ पे। इन टाइम डी टी डी एन न्यूक्लियर डीकेस, तो रेट ऑफ डीके आपका कितना है, माइनस डी एन बाई डी टी। मैं ऑब्जर्व करके बातें बोलता हूँ, इसके पहले भी आप हंसे थे मेरे ऊपर, जी हंसे थे। रेट ऑफ डीके इज माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है। आपका ये क्यों डी एन बाई डी टी नेगेटिव में आ रहा है, वाई इज इट, ये नेगेटिव क्यों है? बोल रहा हूँ ना मैं, आपकी गलतियों पे हंसने लगा तो आप बैठ नहीं पाएंगे यहाँ पे। कुछ ही देर पहले मैंने बताया था ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। द नेगेटिव साइन सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर डिक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ डीके एंड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन सैंपल। तो आपका dn by dt दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही सेम डेरिवेशन है, ठीक है। Lambda is reciprocal of time in which the number of nuclei left indicate are 36.8% of initial number of nuclei। तो हम इसको बोल सकते हैं lambda is basically, तो हमने जो lambda का वैल्यू निकाला है, ठीक है, lambda is the reciprocal of time in which the number of nuclei left undecayed are 36.8% of the initial number of nuclei। तो आपका t is equal to भाई साहब अगर 1 by lambda होता है, ठीक है, अगर 1 बाई लैम्डा होता है तो आपका यहाँ पे एन टी बाई एन नॉट इसकी वैल्यू, या एन नॉट बाई एन टी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? एन टी की वैल्यू कितनी होती है, एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, तो एन नॉट बाई ई लैम्डा टी, तो ये हो गया आपका एन टी। अगर हमने भाई साहब टी की वैल्यू ले ली 1 बाई लैम्डा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन टी विल बी इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा, तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब, एन नॉट इज इक्वल टू एन, सॉरी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई, ठीक है, एन नॉट बाई ई। तो लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच 63.2% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हाफ लाइफ आपका क्या हो जाएगा, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर, तो t इज इक्वल टू टी हाफ में आपका n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट बाई टू, ठीक है, t इज इक्वल टू टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड में आपका n का वैल्यू, n t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट बाई टू, ठीक है। ओके, वी हैव log n by n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, ठीक है, दिस इज बेसिकली आपका e लैम्डा t से आया, देखो आपका n t का वैल्यू कितना होता है, n नॉट e माइनस लैम्डा टी, अगर हम इसको यहाँ पे e बाई n बाई n नॉट कर ले तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अभी देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू टी हाफ, वी नो दैट n इज इक्वल टू n नॉट बाई हाफ, तो log e n नॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ये n का वैल्यू कितना हो गया, n नॉट बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे log e जो जो डेरिवेशन में बात कर रहा था आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेस टू माइनस 1 विल बी इक्वल टू दिस माइनस log, तो यहाँ पे आपका माइनस लैम्डा टी हाफ, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका टी हाफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, log e 2 बाई लैम्डा, तो टी हाफ की वैल्यू हो गई 0.693 बाई लैम्डा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, एन टी की वैल्यू
एन टी इज इक्वल टू एन ओ ई माइनस लैम्डा टी। अभी टी हाफ में क्या हो रहा है भाई साहब, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई टू, ठीक है, एन टी की वैल्यू बेसिकली। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, एन नॉट बाई टू अपॉन इस एन नॉट को अगर हमने इधर ले लिया, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी। समझ में आ रही है, इसको इधर ले लिया, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई टू, हाफ बचा रहेगा, एन नॉट बाई टू अपॉन दिस, तो यहाँ पे कितना हो गया, वन बाई टू इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी। अभी लॉग ले लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, तो लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग वन बाई टू इज इक्वल टू लॉग ई बेस ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये भाई साहब पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस और आपका जो ये सेम है, तो ये आ गया माइनस लैम्डा टी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, लॉग टू रेस टू माइनस वन, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, माइनस लॉग टू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये टी हाफ चल रहा है, हाँ, दिस इज बेसिकली टी हाफ, दिस इज टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी लॉग टू अपॉन लैम्डा, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा। लॉग टू की वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है, 0.693, या अपन लैम्डा को ये लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड। क्योंकि आपका जो डिसइंटीग्रेशन है वो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम सिर्फ हाफ लाइफ पे चीजों को रोकते हैं, ठीक है। मतलब वी जनरली कैलकुलेटेड फॉर हाफ लाइफ, तो टी इज इक्वल टू हाफ, एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू, तो आपका देखो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, एन बाई टू, ठीक है। दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा भाई साहब, मतलब देखो ये समझ लो एक एटम है, ठीक है, एक हाफ लाइफ के बाद इतना चला गया, इतना बचा हुआ है, दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, इसका आधा ना, ठीक है। तो मतलब ये अगर पूरा था आपका कितना, एन, एन नॉट, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, एन नॉट बाई टू, दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, एन नॉट बाई फोर। क्या ये समझ में आ रहा है, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, एन नॉट बाई टू, टू रेस टू वन लिख सकते हैं। दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, एन नॉट बाई फोर, दैट कैन बी रिटन एज एन नॉट बाई टू रेस टू टू। तीन हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, एन नॉट बाई टू रेस टू थ्री, ऐसा होता रहेगा, ठीक है, टू के पावर्स में आता रहेगा। देखो आफ्टर वन हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी एन नॉट बाई टू रेस टू वन, आफ्टर टू हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम्स विल बी टू रेस टू थ्री, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी टू रेस टू थ्री, आफ्टर एन हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी एन नॉट बाई टू रेस टू एन, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अगर आपका आफ्टर एन हाफ लाइफ देखते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी एन नॉट बाई टू रेस टू एन, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अभी भाई साहब इसको कैलकुलेट कर लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि एन नॉट, सॉरी, एन टी बाई एन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, ई माइनस लैम्डा टी है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, एन नॉट बाई एन टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टी, ठीक है। आफ्टर एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ में कितना बचेगा भाई साहब, एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई टू रेस टू एन, तो ये कर लो भाई साहब, एन नॉट बाई एन नॉट टू रेस टू एन इज इक्वल टू ई, ठीक है, ई रेस टू भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई रेस टू लैम्डा, और ये हो गया आपका टी, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्ली रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ, टाइम फॉर एन हाफ लाइफ भाई साहब कितना हो जाएगा, कितना फ्रैक्शन बचेगा इसका, ठीक है, एन इंटू टी हाफ, भाई साहब इतने हाफ लाइफ हो गए ना, टोटल टाइम कितना हुआ है देखो, एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, थ्री हाफ लाइफ, सबका टाइम हम ऐड करते जा रहे हैं, तो टोटल टाइम इन एन हाफ लाइफ विल बी हाउ मच, एन इंटू टी हाफ, ठीक है, ओके। तो एन बाई एन नॉट भाई साहब कितना हो जाएगा, वन बाई टू रेस टू एन, है ना, यही आएगा भाई साहब वन बाई टू, क्योंकि एन नॉट की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आई है, एन की वैल्यू है भाई साहब एन नॉट बाई टू रेस टू एन, और यहाँ पे भाई साहब आपका एन नॉट तो है ही, तो एन बाई एन नॉट विल बी इक्वल टू एन नॉट बाई टू रेस टू एन अपॉन एन नॉट, ये कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी वन बाई टू रेस टू एन, ठीक है, वन बाई टू रेस टू एन। अभी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम टी इज इक्वल टू एन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ का टाइम टी हाफ है, तो एन हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, एन इंटू टी हाफ, ठीक है। तो इस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम अपॉन एक टी हाफ, क्या ये समझ में आ रहा है, टोटल टाइम टेकन अपॉन एक टी हाफ।
अभी यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो n बाई एन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ठीक है, टी अपॉन टी हाफ, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो फिर से देख लो, यहाँ पे आपका एक हाफ लाइफ का टी हाफ है एक हाफ लाइफ में, और एक हाफ लाइफ में अगर शुरुआती तौर पे आपके एन नॉट एटम्स थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स होंगे, एन नॉट बाई टू होगा, ठीक है। अगर शुरुआती तौर पे आपके एन नॉट एटम्स थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे, एन नॉट बाई टू होगा, ओके। तो अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे रेशियो क्या है, एन टी बाई एन नॉट, ठीक है। अगर इस रेशियो को हमने भाई साहब समझ लो एन नॉट बाई एन टी, ठीक है, जब मतलब एन टी बाई एन नॉट ही लिया हमने, तो एन टी कितना हो जाएगा, एन टी विल बी इक्वल टू कितने कितने बचे हैं अभी इसका, एन नॉट बाई टू, ठीक है, अपॉन एन नॉट। अगर एन हाफ लाइफ हुए हैं तो कितने बचेंगे, अभी हमने देखा भाई साहब, लेट्स से आफ्टर टाइम टी, कैपिटल टी, ठीक है, वेयर टी इज इक्वल टू एन हाफ लाइफ, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ठीक है, इतने सारे हाफ लाइफ हो गए, ये टोटल टाइम टी है, तो एन टी कितना होगा भाई साहब, एन नॉट बाई टू रेस टू एन, इतना होगा, हमने देखा अभी, ठीक है, इतना बचेगा इसका, तो एन नॉट बाई टू रेस टू एन अपॉन एन नॉट, ये कैंसिल, तो वन बाई टू रेस टू एन, तो ये हो गया आपका एन टी, एन टी बाई एन नॉट विल बी इक्वल टू वन बाई टू रेस टू एन, आर बी क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वन बाई टू रेस टू एन, वन बाई टू ये पूरा रेस टू एन, क्योंकि वन को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो वही आएगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे t इज इक्वल टू, अभी ये देखो ये आंसर आया है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल T अपॉन टी हाफ, तो n t बाई एन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टू कैपिटल T अपॉन टी हाफ, ठीक है, कैपिटल T अपॉन टी हाफ, क्लियर है? तो वन बाई हाफ कैपिटल T अपॉन टी हाफ। तो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी की वैल्यू हो गई लैम्डा एन, आर की वैल्यू हो गई लैम्डा एन, आर की वैल्यू हो गई लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, आफ्टर टी इज इक्वल टू 0 सेकंड्स आपके भाई साहब कितने होंगे, लैम्डा एन ओ होगा, दैट इज आर ओ, दैट इज इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम ए ओ भी लिख सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। वैसे भी देखो एन टी बाई एन ओ ये कितना होता है आपका, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी होता है, तो एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं आर इसका लैम्डा एन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, तो आर दैट इज रेट ऑफ डीके विल बी इक्वल टू, रेट ऑफ डीके विल बी इक्वल टू आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी, जैसे आपका नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, इसी तरह से रेट ऑफ डीके, ठीक है, रेट ऑफ डीके आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू ओरिजिनल रेट ई माइनस लैम्डा टी, सेम होगा, ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके। यूनिट ऑफ एक्टिविटी भाई साहब आपका बिक्वेरल है, दैट इज वन डीके पर सेकेंड, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। रदरफोर्ड अभी हमने देखा भाई साहब 10 रेज टू 6 बिक्वेरल है, और क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 रेज टू 10 डीके पर सेकेंड है, दैट इज 3.7 इंटू 10 रेज टू 10 बिक्वेरल, ठीक है। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, तो आपका भाई साहब टाउ होता है वन बाई लैम्डा, ये हो गया आपका मीन लाइफ, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, तो टाउ इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा होता है, ठीक है, मीन लाइफ। टी हाफ लाइफ हमने देखा भाई साहब कितना होता है 0.693 बाई लैम्डा, ठीक है। ये देखो मीन लाइफ क्या है या एवरेज लाइफ क्या है, देखो जब यहाँ पे ई माइनस लैम्डा टी लिया हुआ है ना हमने, अगर टी को हमने मान लिया भाई साहब वन बाई लैम्डा, फिर रेस टू माइनस वन आ जाएगा, वही है मीन लाइफ, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा एंड टी हाफ इज इक्वल टू दिस मच, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, देखो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू हमने निकाली 0.693 बाई लैम्डा, और टाउ दैट इज मीन हाफ लाइफ इज वन बाई लैम्डा, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं टी हाफ विल बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 0.693 इंटू वन बाई लैम्डा, सो दैट विल बी 0.693 इंटू टी हाफ, ठीक है, 0.6 सॉरी टाउ 0.693 इंटू टाउ, तो एवरेज लाइफ जो है आपका हाफ लाइफ से ज्यादा है, ठीक है, एवरेज लाइफ इज मोर देन द हाफ लाइफ, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।